हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स के थ्रू पॉलिटिकल साइंस कैसे, मतलब कि क्या नोट्स वो प्रिपेयर करते हैं उसको हम देख रहे हैं और उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है अब आपका वो है गांधी के ऊपर। गांधी, देखिए आपको पता है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल और जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। गांधी का जो स्टार्ट हुआ था, जो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो कि ही वॉज़ अ लॉयर, अ फ्रीडम फाइटर और सबसे ज़्यादा एक डिफाइनिंग पर्सनालिटी जिनके नाम पे हम एक नया आइडियोलॉजी ही हमें देखने को मिला, जो कि है आपका गांधीयन आइडियोलॉजी। अगर हम इंस्पिरेशन की बात देखें कि किन किन लोगों से गांधी जी इंस्पायर थे, तो उसमें से एक नाम है आपका जॉन रस्किन का, जिनका जो अनटू द लास्ट का जो पूरा किताब थी उनकी, उससे वो इंस्पायर्ड थे। इसमें बात हुई थी सर्वोदया के बारे में कि सर्वोदया मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसके वेलफेयर, उसके इमेंसिपेशन के बारे में बात हुई थी। साथ में जो कंपोनेंट है सर्वोदया का वो है आपका ब्रेड लेबर, यानी कि हर इंसान को अपने लेबर का वैल्यू समझना चाहिए, उसे लेबर करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, जैसे हमारे देश में भी कई सारे लैंड रिफॉर्म्स का बात हुआ, जिससे कि जो टेनेंसी का जो पूरा प्रथा है कि कम दाम पे लेबर्स को रख के उनसे काम कराया जाता है, साथ में फ्रैगमेंटेशन भी है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो कई सारे लैंड रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट सोच रही है। तो सर्वोदया में भी का भी एक कंपोनेंट है। तीसरा है ट्रस्टीशिप। देखिए ट्रस्टीशिप मतलब कि हम जैसे कि बात करते हैं कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन जब कोई गरीब अमीर के लिए काम कर रहा है तो वो जस्ट उस अमीर आदमी का भी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द वीक, टुवर्ड्स द वल्नरेबल, टुवर्ड्स द पर्सन हु इज़ वर्किंग अंडर हर। तो यही आपका ट्रस्टीशिप का मॉडल है। इसको अरिस्टोटल ने भी कहा था कि जो उनका प्रॉपर्टीशिप के बारे में जो अरिस्टोटल ने कहा था कि सिंगल ओनरशिप होना चाहिए बट कॉमन यूज़ होना चाहिए। उसी तरह मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि जो ट्रस्टीशिप है, ये पूरा जो थ्योरी है इसलिए क्रिएट किया गया ताकि कोई रिवॉल्यूशन ही ना हो। ये कहता है कि जो कैपिटलिस्ट है वो जो गिव्स द अमाउंट फॉर हिज नीड एंड फॉर रनिंग हिज इंडस्ट्री बट रेस्ट शुड बी कंट्रीब्यूटेड फॉर वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी। देखिए जो कैपिटलिस्ट है मार्क्सिस्ट के अनुसार वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ना कि जो लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं उसके वेलफेयर के बारे में। जबकि उल्टा होना चाहिए कि आपको जितना ज़रूरत है उतना रखो, बाकी जो भी प्रॉफिट है वो बाकी लोगों में, जो लेबर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा अपना वेलफेयर उनका हो सके, इमेंसिपेशन हो सके। यही है आपका अगर आप मॉडर्न टाइम या कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देखो तो इसको आप CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हम बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऊपर ट्रस्टीशिप दिया गया है कि जहाँ पे कमी है सोसाइटी में, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ वो इन्वेस्ट करें। एम.एन. रॉय जो है, जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो एम.एन. रॉय का एक क्रिटिसिज्म है जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जो है वो एक बॉर्गर्स लीडर थे। और ये जो पूरा जो गांधीयन फिलॉसफी है उसको गांधीयन सोशलिज्म भी कह सकते हैं। जो बाकी लोग जिससे गांधी जी इंस्पायर्ड थे वो हैं आपके रूसो और एडवर्ड कारपेंटर। इनका जो मॉडर्निटी के ऊपर जो थिंकिंग था उससे गांधी जी इंस्पायर्ड थे। तीसरा पर्सन जिसको गांधी जी अपने मेंटर भी मानते थे और इंस्पायर्ड भी थे, वो थे आपके G.K. गोखले। जो गांधी जी का स्पिरिचुअलिटी की भी बात है वो कहीं ना कहीं गोखले से हमें देखने को मिलती है। इन्होंने बात की थी कि एथिक्स को पॉलिटिक्स में लाना, यानी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेल्फलेस सर्विस के बारे में इन्होंने बताया था गांधी जी को। गांधी जी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उसके अलावा जिनसे वो गांधी जी ने सीखा वो थे आपके हेनरी डेविड थॉरियो। इनकी जो सोच थी सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर, उससे गांधी जी इंस्पायर हुए। तो इस तरह से हमने समझा कि गांधी पे किस किस का असर था। अगर हम राइट्स के बारे में बात करें तो गांधी कहते थे निष्काम कर्मा, मतलब कि विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट और या फल, जिसे हम कहते हैं कि बिना किसी फल की आशा किए आप अपना कर्म करते जाइए, उसके अनुसार फिर आपको फल मिल जाएगा समय में। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी राइट्स में कि आप
जब आपके पास कुछ हक है, कोई राइट है, तो साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक ड्यूटी भी है, ठीक है। और यही भागवत गीता में भी मेंशन है। राइट और ड्यूटीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसे अलग अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो ऑपोजिट पोल हैं। उसी तरह हिंद स्वराज में उन्होंने बात की है कि रियल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। मतलब जैसा मैंने कहा कि जो ड्यूटी है और राइट जो है दोनों साथ साथ चलते हैं, वो ऑपोजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको राइट मिलेगा और आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है। जबकि हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखते हैं कि राइट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलता है कंपेयर टू ड्यूटी। जबकि हमारे जो आप ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली देखें तो हमारे सोसाइटी में ड्यूटी यानी कि धर्म, चाहे वो राजा का धर्म हो या प्रजा का धर्म हो, वो उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिला है। चाहे आप कौटिल्य का जो पूरा अर्थशास्त्र है या मनु का आप पढ़ लो तो उसमें दिखता है कि धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिटीजन्स जो है आजकल सेल्फिश होते जा रहे हैं, जैसे कि आप टैक्स ना भरो या ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करो, ये सब आपकी ड्यूटीज़ है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम अपने राइट्स के बारे में तो बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बात करते। उसी तरह सत्याग्रह यानी स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, सत्याग्रह ये जो वर्ड है इसी से समझता है कि सत्य की तरफ स्ट्रगल। ये इसका पहला पॉइंट है कि जो थोरियो को ये जो जिनसे इंस्पायर्ड थे गांधी, उनसे ये गांधी ने लिया, और जो उनका सिविल डिसोबीडियंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं थोरियो से इंस्पायर्ड है। उसी तरह अगर आप गांधी से पहले का भी बात करो तो आप देखोगे कि जो घोष हैं, घोष ने बात की है थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब औरोबिंदो घोष ने बात की है अबाउट पैसिव रेजिस्टेंस। उसी तरह सत्याग्रह में ये है कि आप किसी के प्रति गुस्सा नहीं रख सकते, द्वैत नहीं रख सकते, तो कोई फीलिंग ऑफ एनमिटी नहीं हो सकता। आप लड़ते हो एविल के अगेंस्ट, ना कि एविल डूअर के अगेंस्ट। इसलिए गांधी जी यहाँ तक कहते हैं कि जब आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी दे दो। तो इतना ज़्यादा वो नॉन वायलेंट की तरफ इतना ज़्यादा वो सपोर्ट करते थे। सत्याग्रही सफ़र रेदर देन हर्टिंग द अदर्स, मतलब कि देखिए जो सत्याग्रही है वो नहीं चाहेगा कि दूसरा सफ़र करे, ठीक है। वो हमेशा खुद सफ़र करेगा, वो खुद इतना सफ़र करेगा कि सामने वाले के दिल में चेंज आ जाए, सामने वाले का दिल बदल जाए, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज़ एन एनिमी आई मस्ट फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट अपॉन माई सेल्फ, माई एनिमी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई सेल्फ। देखिए एक कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और है और रिलीजन से कनेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि रिलीजन में भी बात की जाती है कि सारी आत्मा जुड़ी हुई है और एक यूनिवर्सल कंसियसनेस की बात की जाती है। तो उसी तरह गांधी जी भी कहते हैं कि जब आप किसी को हेट करते हो तो अपने ही एक पार्ट को आप हेट कर रहे होते हो। उसके अलावा सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो प्रिंसिपल सेंट्रिक है, स्पिरिचुअली गाइडेड है। जैसा कि आपको ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टेक्निक है, ये आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है या रिलीजन से कनेक्टेड करता है। और देखिए रिलीजन से कनेक्ट होना बुरी बात नहीं है, आपको रिलीजन से मॉरलिटी मिलती है सीखने को, साथ में एथिक्स से मिलती है सीखने को, ठीक है। और ये कोई भी एक कोर्सिव टेक्निक नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई कोर्सन नहीं है। सत्य से आप आग्रह कर रहे हो किसी को और आपको पता है वो ट्रूथ है, वो सही है, वो धर्म के अनुसार है, ठीक है। तो सत्याग्रह आपका इस तरह से कनेक्टेड है मॉरल प्रिंसिपल से। उसके अलावा गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिक किया। उनके अनुसार जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन हमें इस तरह नहीं डेवलप होना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो या लोगों को काम ना करे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो। ये सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट थे गांधी जी। वो मानते थे टू मच ऑफ कंज्यूमरिज्म भी गलत है। ये आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो किससे, तो जब आप मार्क्सिज्म पढ़ते हो तो उसमें आपको एक मिलेगा टर्म अबाउट वन डायमेंशनल मैन। ये आपके हार्वर्ड मार्क्यूज ने दिया था कि किस तरह पूरा जो ये कंज्यूमरिज्म है, ये जो मार्केट का सिस्टम है, ये आदमी का जो डिफरेंट डायमेंशन है उसको ख़त्म करके सिर्फ एक डायमेंशन में बना के छोड़ दे रहा है। उसी तरह फैसिज्म और इम्पेरियलिज्म जो है वो मैनिफेस्टेशन है मॉडर्निटी का, जब मॉडर्निटी कंट्रोल से बाहर चली जाती है उसका। फिर गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास हमारे नीड्स के लिए तो सफिशेंट है इस अर्थ में, लेकिन अगर हमारे ग्रीड के बारे में बात करें तो
कभी भी सफिशेंट नहीं होगा। अगर और साथ में गांधी ये मानते थे कि जो इंडियन जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उनके अनुसार अगर हम वेस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करें तो हमें 9 अर्थ के बराबर रिसोर्स चाहिए होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गांधी रिलेटेड टॉपिक आता है वो है गांधी और अंबेडकर का जो कंपैरिजन है। इसी में अरुंधति रॉय ने कहा है कि गांधी का अप्रोच जो है वो स्पिरिचुअल है और इसलिए उन्हें जो अरुंधति रॉय है वो कहती है कि वो एक सेंट है, जबकि अरुंधति रॉय अंबेडकर का जो पूरा अप्रोच है वो क्लिनिकल मानती है और उन्हें एक डॉक्टर की तरह समझती है। तो जहाँ पे गांधी का अप्रोच स्पिरिचुअल है वहीं पे अंबेडकर का अप्रोच क्लिनिकल है या एक डॉक्टर की तरह है। गांधी को मानते थे कि जो अपर कास्ट हिंदू है उनको अपील किया जाए, ना कि मतलब कि वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे गांधी जी, और अंबेडकर आपको पता है टोटली वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे, उसको टोटली एक्सप्लॉयटेटिव मानते थे। उसके अलावा लेकिन अंबेडकर के साथ उनका डिस्कशन होता था, आर्ग्यूमेंट्स चलते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स अंबेडकर कहीं ना कहीं उनका डिफरेंस था विद गांधी जी ऑन वर्ण सिस्टम, ऑन कास्ट सिस्टम। ठीक है, अंबेडकर जो थे वो जो दलित का जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ाना चाहते थे, जबकि गांधी जी बात करते थे हरिजन की और साथ में जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव करने की। और ही डिड नॉट लाइक द, जबकि अंबेडकर जो है हरिजन जो वर्ड है वो उनको अच्छा नहीं लगा, और अंबेडकर जो वर्ड लेते थे, जो यूज़ करते थे ये जो लोअर कास्ट है उनके लिए, वो है डिप्रेस्ड क्लास। साथ में अंबेडकर सपोर्ट करते थे एफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। आपको एक डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि गांधी जी स्टेट को सपोर्ट नहीं करते थे और वहीं अंबेडकर स्टेट को सपोर्ट करते थे। गांधी जी को फ्रीडम चाहिए था फ्रॉम फॉरेन रूल और वो उसे एक फर्स्ट स्टेप मानते थे, लेकिन अंबेडकर के लिए वो काफ़ी नहीं था। अंबेडकर को ज़्यादा चाहिए था, उनको चाहिए था कि जो दलित इमेंसिपेशन है वो हो, हमें आज़ादी तो मिले ही, साथ में दलित का जो इमेंसिपेशन है वो भी ज़रूरी है। इस तरह से हाँ, कहीं ना कहीं जो जनरल पोर्ट्रेयल होता है गांधी और अंबेडकर का वो इस तरह से होता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, कंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है दोनों के अंडरस्टैंडिंग में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे गांधी का टास्क ख़त्म होता है, उनका कार्य ख़त्म होता है, वहीं पे अंबेडकर का काम शुरू होता है। अगर हम गांधी के ट्रस्टीशिप के बारे में बात करें तो गांधी का जो ट्रस्टीशिप है ये एक अल्टरनेटिव है, मतलब कि कम्युनिज्म में माना गया है कि जो बिज़नेस क्लास है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, जबकि कैपिटलिज्म में माना गया है कि बिज़नेस क्लास सही है, वो लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको पावर होना चाहिए क्योंकि वो लिबरलिज्म में बिलीव करते हैं। तो जो कम्युनिज्म की तरह जो अपर क्लास है उसको एक्सप्लॉयटेटिव नहीं मानते हैं। When people believe that communism was over, there was no alternative for capitalism। मतलब या तो एक बाइपोलैरिटी देखने को मिल रही थी दुनिया में कि या तो आप कम्युनिज्म के सपोर्टर हो या कैपिटलिज्म के, कोई थर्ड ऑप्शन नहीं था। यही आपका जैसे दूसरा एग्जांपल है आपका यूएस, जब यूएसएसआर का समय था, जब रसिया डिसइंटीग्रेट नहीं किया था, तो एक तरफ आपका रसिया था और दूसरी तरफ था आपका यूएसए। तो ये डायकोटॉमी के बीच में इंडिया ने क्या सोचा, नैम के बारे में। उसी तरह गांधी का सोच था कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिज्म का ऑपोजिट कैपिटलिज्म है या कैपिटलिज्म का ऑपोजिट कम्युनिज्म है। इसका थर्ड पर्सपेक्टिव भी है जो कि है आपका ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप ये एक मॉडल है जिसके थ्रू एक थर्ड आपका प्लेटफॉर्म बनता है। फॉर गांधी, Weldy is not ready to be part with his wealth volunteered and सत्याग्रह is justified। देखिए, और जब ऐसा हो कि कोई वेल्दी हो और वो एक्सप्लॉयट करे, वो शेयर ना करे अपने वेल्थ को, तो उस समय सत्याग्रह करना ज़रूरी है, जस्टिफाइड है, ताकि उस अमीर आदमी का दिल पिघले, दिल बदले। ट्रस्टीशिप जो है वो जस्टिफाई करता है द डिमांड ऑफ कम्युनिज्म। If labor neither has any stake in production process nor of ownership in the production unit, it would be an alienated lot in the entire production process। ट्रस्टीशिप जो है वो सपोर्ट करता है, जस्टिफाई करता है डिमांड ऑफ कम्युनिज्म।
ट्रस्टीशिप में आपको वेलफेयर स्टेट मॉडल भी मिलेगा, क्योंकि अभी भी आप देखो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एग्जांपल हो गया, ये एक ट्रस्टीशिप का ही कंपोनेंट है। तो इसमें वेलफेयर स्टेट मॉडल फॉलो किया जाता है। उसी तरह स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म जो है वो इन्वॉल्व करता है वेलफेयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जब कैपिटलिज्म या बिजनेसेस होते हैं तो कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पैसा लगा रहा है सिर्फ उसी का स्टेक हो। ट्रस्टीज़ जो है उनका ऑब्लिगेशन होता है ड्यू टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑफ द इंडस्ट्रीज़ ऑन सोसाइटी एंड स्टेट, क्योंकि जब हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं तो सिर्फ इंसान के प्रति नहीं, आपका एनवायरनमेंट के प्रति भी ट्रस्टीशिप रहोगे कि आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, मिनिमम पॉल्यूशन करना है। जयरीथ राव की किताब है इकोनॉमिस्ट गांधी फॉर गांधी, ऑल इकोनॉमिक्स हैव टू बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स। आपको पता है कि गांधी चाहते थे कि जो गरीब है, जो बहुत ज़्यादा वीक है, उसका वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट रहे। जो वीकेस्ट लिंक है, ठीक है, चेन का, हमारे सोसाइटी के चेन का, तो उसका ख्याल रखना गांधी के लिए इम्पॉर्टेंट था, और यही बात जयतीर्थ राव ने कहा है। CSR फिलॉसफी जो है, जैसा मैंने कहा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा बाकी जैसे स्वराज, सर्वोदया, खादी, स्वदेशी, नई तालीम, ये सारे आपके गांधी के फिलॉसफी हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं आपका ट्रस्टीशिप का कनेक्शन है। अहिंसा परमो धर्मा, मतलब कि हमारा परम धर्म है कि हम अहिंसा ना करें, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, जिसमें कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट या इंडिजिनस प्रोडक्ट हम लोग चूज़ करें। अभी के टाइम में आप अगर देखो तो कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस देखो तो अब आत्मनिर्भर भारत के बारे में जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, तो वो एक तरह से स्वदेशी का ही रूप है। अभी जब हम कोविड का समय है तो और ज़्यादा जो गांधीयन थॉट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल की ज़रूरत है। जब हम वन हेल्थ वन का अप्रोच रखते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने साथ साथ जो बाकी जंतु है उनका भी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जूनोटिक डिजीज़ का जो प्रॉब्लम है वो एक इशू है। उसी तरह ग्राम पंचायत को सेल्फ सफिशिएंट करने की जो बात है, क्योंकि जब रिवर्स माइग्रेशन देखा गया ड्यूरिंग कोविड, तो ये जो भी माइग्रेशन हो रहा था वो लोग अपने वापस गांव जा रहे थे, तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्राम या गांव को ही इतना डेवलप कर लिया जाए ताकि किसी को बाहर जाना ही नहीं पड़े। जो माइग्रेंट्स हैं उनका ध्यान देना, तो ये भी आपका, जब आप वेलफेयर के बारे में बात करते हो या ध्यान देने के बारे में या इमेंसिपेशन के बारे में बात करते हो, तो वो आपका ट्रस्टीशिप मॉडल के अंदर आता है। स्वराज का अगर हम बात करें तो गांधी जी ने कहा है कि ट्रू स्वराज जो है वो तभी आता है जब हम फ्री हैं अपने सारे डिज़ायर्स के कारण, और ये आपका घोष और उपनिषद से गांधी जी इंस्पायर्ड थे, मतलब कि जो इंस्पिरेशन मिली थी गांधी जी को ऑन स्वराज। और स्वराज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ही देखें, इसका मल्टीपल डायमेंशन है, जैसे कि पॉलिटिकल स्वराज जिसमें आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो आएंगे, उसी तरह सोशल स्वराज जैसे कि एंडिंग कम्युनिज्म और अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक स्वराज जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, खादी, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। उसी तरह कल्चरल में आपका आएगा रिस्पेक्टिंग एवरी कल्चर या टॉलरेंस। नॉन वायलेंस का अगर हम बात करें तो गांधी जी कहते हैं कि एक फंडामेंटल पूरा प्रिंसिपल है फॉर उनके लिए, इट वाज नॉट जस्ट द पॉजिटिव आइडिया ऑफ नॉट कमिटिंग वायलेंस बट अ पॉजिटिव आइडिया ऑफ लव एंड कंपैशन। मतलब सिर्फ वायलेंस करना ही ये नहीं पार्ट है, बल्कि आपको लव भी दिखाना पड़ेगा, कंपैशन भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वायलेंस नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप बैठो तो सही है। नॉन वायलेंस जो है एक तरह से आपका काउंटर हेजमोनी है, मतलब कि जब हम ग्रामसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ग्रामसी ने कहा है टू काउंटर हेजमोनी, ताकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको हम डील कर सकें। तो यही गांधी जी ने यूज़ किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्या मेथड यूज़ करके, वो था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस जो है ये आपका फ्रेटर्निटीज से भी कनेक्टेड है, यानी कि ब्रदरहुड से भी। फॉर गांधी माई एनिमी इज़ अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टर्निंग अ पर्सन इनटू माई एनिमी, हैंस आई शुड करेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट। देखिए गांधी जी जो हैं वो मानते थे कि जो एनिमी है, ठीक है, जो एविल है वो भी आपका पार्ट है। तो अगर आप एविल या जो एनिमी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपने उस पार्ट को इम्प्रूव करो, ठीक है। फिर अहिंसा जो है वो
सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि एनिमल्स और एनवायरनमेंट के प्रति भी है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बात हमें और ज़्यादा रियलाइज़ हो गई है। और जिस तरह से वायलेंस बढ़ रहा है, जैसे वो रोहिंग्या माइग्रेंट का इशू हो या रसिया यूक्रेन वार हो, तो उसमें और ज़्यादा गांधीयन फिलॉसफी का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। और जब आप कोई गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट आप फोर्स यूज़ करते हो तो आप ही के अगेंस्ट वो घाटा होगा। नॉन वायलेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वीक है उसका हथियार है, बल्कि स्ट्रॉन्ग का भी हथियार है, क्योंकि नॉन वायलेंट होने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नॉन वायलेंस जो है, इससे विक्ट्री मिलती है ओवर फिजिकल ब्रूट फोर्स बाय स्पिरिचुअल फोर्स। मतलब कि कोई अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको नॉन वायलेंस जब आप यूज़ करते हो तो आप स्पिरिचुअल एक टेक्निक ऐसा यूज़ करो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिसका लॉन्ग टर्म और डीप इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपैरिजन टू जब आप फिज़िकली किसी को अटैक करते हो या कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। स्वराज जो है वो यूजलेस है एट द सेक्रीफाइस ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। द वायलेंस एंड नॉन वायलेंस बट बिटवीन नॉन वायलेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंट। तो इसी तरह फिर गांधी जी ने का जो रोल है इन फ्रीडम स्ट्रगल उसमें है कि प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा है कि ही वॉज अ फिलोसोफर in a traditional term but a man of action, a psychologist who understood mass psychology। देखिए हम जो जैसा यहाँ पे देखने को मिलता है कि गांधी के कुछ ऐसे अनोखे तरीके थे, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह हो, नमक सत्याग्रह हो, या फिर रिलीजन को यूज़ करना। तो ये सारे ऐसे टेक्निक थे जिससे वो मासेस से जुड़ पाए, और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट भी थे जो मास के दिमाग को समझते थे। उसी तरह बिपिन चंद्रा ने कहा है गांधी जो है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मास लीडर थे। देन नेशनल मूवमेंट बिकम मल्टी क्लास मूवमेंट्स अंडर हिम। फाइटिंग ब्रिटिश वॉज नॉट ईजी एज दे नॉट ओनली रूल बाय कोर्सन। आपको पता है कि ब्रिटिश राज कितना बड़ा और पूरा एक गवर्नमेंट था, पूरा एक स्टेट था, वो इतना बड़ा उनका कंट्रोल था कि कहा जाता था कि सूर्य जो है वो कभी डूबता ही नहीं ब्रिटिश के साम्राज्य में। तो इस तरह से हमने समझा जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या जो फ्रीडम फाइटिंग में गांधी का रोल। अगर हम क्रिटिक की बात करें तो इनके बहुत प्राइम क्रिटिक हैं आपके एम.एन. रॉय, जो क्योंकि जो गांधी का ट्रस्टीशिप मॉडल है वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे एम.एन. रॉय। वो कहते थे कि ये एक तरह का मैकेनिज़्म है जिससे कि बॉर्गर्स का वेलफेयर हो, ना कि जो गरीब है उनका। उनके अनुसार गांधी जो है एक वीक है, वाटरी मैन है, जो कि लुकिंग फॉर अपॉइंटमेंट एडवाइस रहा है। तो उनके अनुसार गांधी एक अपॉर्चुनिस्ट है, वीक है, ठीक है। तो इस तरह से एम.एन. रॉय ने उनका क्रिटिसाइज़ किया है। उसके अलावा अगर हम कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस का बात करें तो राजमोहन गांधी की किताब है वाई गांधी स्टिल मैटर्स। उन्होंने कहा है कि अभी जो पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी है उसमें गांधी एम्फेसाइज ऑन फाइंडिंग ट्रूथ। देखिए जो पूरा एक पोस्ट ट्रूथ का बात होता है कि फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़, तो जो रियलिटी है या सच्चाई है उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और हम जब सच्चाई का बात करते हैं तो हम गांधी को नहीं भूल सकते कि उन्होंने कितना इम्पोर्टेंस दिया सच्चाई को, ट्रूथ को। वो रिलीजियस हेट और जेनोफोबिया के अगेंस्ट थे गांधी हमेशा यूनिटी की बात करते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में हो। वो अगेंस्ट थे रिलीजियस हेट और जेनोफोबिया के, और आज के टाइम में भी हमें इसी ज़रूरत है। उसी तरह ग्राम स्वराज यानी कि पंचायती राज, और जिस तरह से फार्मिंग में हम डिस्ट्रेस देख रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद ब्लेटेंट कंज्यूमरिज्म के कारण जो रिसोर्स अर्थ का डिप्लीट हो रहा है, अनटचेबिलिटी या मैनुअल स्कैवेंजिंग देखा जा रहा है, ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं जिसके सॉल्यूशन के लिए हम गांधी की तरफ देख सकते हैं, उनका जो टेक्निक था यूनिक। तो इसलिए हम लास्टली जब कंक्लूड करेंगे तो हमको याद रखना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कह दिया था कि जनरेशंस टू कम इट मे बी विल स्कार्स बिलीव दैट वन सच अ वन इन दिस एंड फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। तो इस तरह से हमने गांधी को पढ़ लिया टॉपर्स नोट्स के थ्रू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।